राव खालिद साहब, ये इत्तेहाद ना हो पाने की अंदरूनी कहानी है क्या? आईपीपी और नून लीग जो के करीब आ गए थे बहुत ज्यादा, अचानक से ये दूरियां बढ़ जाना, क्या वजह? देखिए, बुनियादी तौर पे जो मियाँ साहब आप जब से वो वापस आए हैं, जब गए भी थे पाकिस्तान से और वापस भी आए हैं, तो वो एक बयानिया उनके बारे में यही बना कि वो डील करके गए थे और डील करके आए हैं। उस डील में क्या क्या कंप्रोमाइज़ हुए हैं उनके, वो जब हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं वो एक बयान देते हैं वहाँ पे, और फिर अचानक शहबाज शरीफ साहब यहाँ से दौड़ के जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये कुछ गलत कर दिया आपने। वो फिर अपने बयान को गोलमोल करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइल्यूट करते चले जाते हैं। वो फिर कहते हैं मैंने इंतकाम नहीं लेना, तो सारा वो उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया उस पर, जो वो एहतसाब का और इंतकाम का सारा वो सिलसिला। लेकिन वो दोहरा भी रहे ना, वो बयानिया दोहरा रहे। उसके बाद ये IPPs के साथ इत्तेहाद, जी 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 बिल्कुल दोहरा रहे हैं, लेकिन ज़रा और लफ्ज़ों में, ज़रा नर्म अल्फाज में और ज़रा गोल बोल करके बात करते हैं। अब वो उस तरह से नाम लेके नहीं करते कि इनको इनका एहतसाब करेंगे और इनसे, वो कहते हैं अब एहतसाब नहीं लेकिन हिसाब तो लेंगे। अब वो वैसे करते हैं कि मैं इंतकाम नहीं चाहता। हाँ। इस हिसाब तो लेना चाहिए, लेंगे नहीं, लेना चाहिए। अगर लेंगे कहते तो फिर तो वो खुद कमिट कर रहे होते हैं। अल्फाज का चुनाव सही, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जी किसी को तो करना चाहिए, कि बनता तो है, बाकी आगे मर्जी उसकी, उसे फिर आगे जो शेर चाहेगा वही करेगा। तो बुनियादी तौर पे वो डाइल्यूट कर रहे हैं अपने अपने। और इसमें जब इलेक्शन में आप जा रहे हैं तो इलेक्शन में आपकी अगर वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश है तो उसमें भी यकीनन आपको कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा या स्पेस देनी पड़ेगी। आप इस तरह से कह लें, इंतखाबी तौर पे वो इतने मजबूत नहीं है कि वो इंतखाबी स्वीप कर जाएं या सिंपल मेजॉरिटी भी ले लें। यकीनन उनको ज़रूरत है इत्तेहाद की, उसके लिए वो इत्तेहाद कर रहे हैं। और इस्तेहकाम पार्टी जो है, आप फिर उसको देखें, वो जब इस्तेहकाम पार्टी बनी है वो भी कुछ वादों और डील के साथ बनी है, वो इस तरह से हवा में नहीं बन गई। अगर उसके साथ लोग गए हैं, PTI को जो ज़िक पहुंचाई गई है, उसको जो हिस्सों में बांटा गया है, तो यकीनन उसका कोई पर्पस था। और जो लोग उसको करने वाले हैं, जहांगीर तरीन है या अलीम खान है, वो यकीनन उसको कैश कराएंगे अपने सारे उस पावर को जो उन्होंने जितनी भी है वो हासिल की है। तो अब कैंडिडेट उनके इस्तेहकाम पार्टी के जो हैं वो अलीम खान साहब हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब के। तो इस पे बुनियादी मसला है। अच्छा। यकीनन PMLN की तो कभी ये हिस्ट्री नहीं रही। वो तो अगर वो तो अपने खानदान से बाहर नहीं देने को तैयार, वजारत आला को चाहिए कि वो किसी दूसरी पार्टी को दे दे। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वजारत खजाना, वज़ीर आज़म और क्या डायनामिक्स हैं, क्या वो किस तरह की सीटें मांग रहे हैं, या क्या वो भी वजारत आला के हैं उम्मीदवार? चौधरी शुजात साहब नहीं, वो उनके साथ इनकी एडजस्टमेंट है और उनके साथ चलेंगे। अच्छा। क्योंकि उनके कोई ऐसा मुतालबा नहीं है, उनको पता है हमारे खानदान की 4-5 सीटें हैं, 2 उनके बेटे हैं, खुद उनकी सीट है, उनके भाई वजाहत की सीट है, तो एक आध और अपने किसी अजीज के लिए वो सीट ले लेंगे। तो उनको पता है 5 सीटों कौमी असम्बली में या 8 सीटें पंजाब असम्बली में लेके तो वो चीफ मिनिस्टर के लिए तो नहीं कर सकते। ठीक है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कहती है कि जी हमें कम से कम 40 से 45 सीट पंजाब में मिलनी चाहिए और साथ वजारत आला भी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि मेक और ब्रेक वो कहते हैं 40-45 सीटों पर होगा। तो इस तरह से वो मसाइल वहां पे शुरू हुए हैं। और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज हुई है जी क्विकली PTI के हवाले से, वो मैं जिक्र कर दूं, लतीफ़ खोसा साहब की शमूलियत जो है वो भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा PTI की सियासत में। वो बड़ा जहांदीदा सियासतदान भी हैं, वकीलों के अंदर भी उनकी सियासत बड़ी, जी बिल्कुल, उनकी बड़ी अच्छी, यानी पॉलिटिकली भी बड़े अच्छे। एतजाज़ और लतीफ़ खोसा 2 कानूनी और सियासी तौर पे आप कह लें कि रहनुमाई करते रहे हैं इमरान खान साहब की, और उनको काफ़ी PTI को काफ़ी उनकी जो तारीखी तौर पे उनका है तजर्बा, उससे बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीली की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस, जिसे COP28 कहा जाता है, मुनक़्क़िद हुई। माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई। तारीख में पहली मरतबा दुनिया के 200 के करीब ममालिक ने माहौलियाती तब्दीलियों के बदतरीन नताइज से बचाव के लिए फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में मरहलावार कमी लाने पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसने इस तरफ से दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत के खात्मे का इशारा भी दिया है। उसमें पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी थी निगरान वज़ीर आज़म अनुरुल हक काकड़ की जानिब से। और पाकिस्तान खुसूसन पंजाब में स्मॉग के जो मसाइल हैं, बदतरीन माहौलियाती आलूदगी के जो मसाइल हैं, इस मसले को भी सामने रखा गया। सर्दियाँ आती ही पाकिस्तान में लाहौर, कराची, गुजरांवाला और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ स्मॉग बढ़ जाती है नाज़रीन। और ये स्मॉग जिसमें हम सांस लेने पर मजबूर हैं, ये इतनी ख़तरनाक बताई जाती है कि इसमें सांस लेने वाले हर इंसान की उम्र 10 बरस कम हो सकती है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम किए गए।
मार्केट व दफातर स्कूल के औकात महदूद किए गए। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश भी बरसाई गई, जिसके बाद लाहौर की एयर क्वालिटी कतरे बेहतर हुई। मगर सवाल यहाँ पर यह कि स्मॉग का असल कॉज आखिर है क्या, जिम्मेदार आखिर है कौन? पाकिस्तान भारत को और भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता रहता है, मगर नासा की जानिब से सैटेलाइट फुटेजेस जारी की गई जिसमें भारत में फसलों को आग लगाने के शवाहिद मिले हैं। नासा की रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारतीय खेतों में आग लगाने के वाकयात में 740% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी पंजाब में स्मॉग में इजाफा हुआ है। राव खालिद साहब, अगर भारत जिम्मेदार है, नासा की फुटेजेस इतने वाज़ेह तौर पर ये बता रही हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है इस ज़मन में कि भारत इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करे, कोई इक़दामात भी ले? देखिए, ये जो जिम्मेदारी आती है तमाम 198 कंट्रीज COP28 में थे जब हुई, तो तमाम मुल्कों की जिम्मेदारी है अपने अपने तय जिसका जो हिस्सा है वो उसको बेहतर बनाने के लिए डाले। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत तो उसको बेहतर बनाने की बजाय उसको ख़राब करने में अपना हिस्सा डाल रहा है। हालांकि उनके यहाँ एक दफ़ा वो पावर प्लांट लग रहे थे, एनरॉन कंपनी लगा रही थी, तो वहाँ बड़ा एहतजाज हुआ कि इससे एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगी, और ये बड़ा वो स्कैंडल बना उसका, और फाइनली वो फिर प्रोजेक्ट बंद हुआ। उसके नतीजे में एक एनरॉन कंपनी अमेरिका की बहुत बड़ी बैठ गई, उसके कोई शेयर्स का इशू आया, फिर उस पर फ्रॉड का इशू आया, तो वो इस तरह का यानी एहतजाज वहाँ पर हुआ था। तो बजाय इसके कि वो उस पर कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली, तो उसको नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते उसका यकीनन है। फिर हमारे अपने हाथ से भी जो ऑब्वियसली हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, हमारा फ्यूल का जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर हमने बात की थी एक दफ़ा के रिफाइनरीज़ को बार बार लिखा उन्होंने कि आप अपना यूरो 5 के ऊपर लेके आए स्टैंडर्ड उसका फ्यूल का, तो उसका जवाब ही कोई नहीं देता। एक आध रिफाइनरी ने दिया ना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश हो रही है। राइट। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल हमारे जो ओवरऑल है उसका जो जाता है धुआं वगैरह सारा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम यकीनन होते हैं। उसकी वजह से फिर वेदर, ज़ाहिर है मौसमियाती तब्दीली जो है, जो इफ़ेक्ट हुई है ओवर द डेकेड्स, ओवर द सेंचुरीज़, उसकी वजह से भी है कि बारिशों का एक जो सिलसिला होता है, अगर बारिशें बर वक्त हो जाती जैसे पहले होती थी, तो ये जितनी भी आलूदगी है हवा में वो मौजूद होती है, वो उसको वो बारिशें ज़ाहिर है ख़त्म कर देती हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है, नेचुरली फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हैरत ये हुई कि लाहौर में ये कितने अरसे से चल रहा है। आपने कहा 10 साल उम्र कम हो जाती है अगर उस एनवायरनमेंट में लोग रहें, तो बहुत से लोगों की उम्र तो मुतासर हो चुकी है। तो हमें इतने अरसे बाद क्यों ख्याल आया कि मसनूई बारिश भी हो सकती है, हालांकि ये पुरानी टेक्निक हो चुकी है। अब अचानक हमें ख्याल आया कि ये भी हो सकता है, तो हमें पहले क्यों नहीं ये ख्याल आया? क्या हमें लोगों की सेहत का कोई एहसास नहीं था? हम उल्टे सीधे मंसूबे बनाते रहते हैं बैठ के, और जो करने का काम होता है वो करते नहीं। तो ये किसी को तो सोचना चाहिए था। मेरा ख्याल है जिस किसी ने भी ये सोचा या जिस किसी ने भी ये काविश की, और इसका UAE का भी हमें बहुत मशकूर होना चाहिए, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी हेल्प की है और ये हमें प्रोवाइड किया है। अब हमें ये देखना है कि हम इसके ज़रिए कब तक इसको टैकल कर सकते हैं, कब तक इसको रोक सकते हैं इस स्मोक को। बाकी तो जाहिर ऑन ग्राउंड जो हमने मेजर्स लेने हैं वो लेने ही हैं, लेकिन उसका रोका किस तरह जा सकता है। लेकिन ओवरऑल बड़ा डिसअपॉइंटिंग है जो COP के 28 का भी जो चला है सिलसिला, उस पर मैं तफसीलन तो नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा तायराना नज़र जिसको कहते हैं कि 2015 का पहली दफ़ा रिव्यू हुआ है, तमाम मुल्क ने अपनी प्रोग्रेस पेश की है और कोई सारे ऑफ ट्रैक हैं, कोई अपने उस ट्रैक पे नहीं जा रहा 2015 के। उसमें जो भी टारगेट दिए गए, अब जो टारगेट रखे गए हैं कि 2030 में हमने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को हमने 3 गुना बढ़ा देना है। उसके लिए कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है। फिर लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट हुआ है बल्कि उसके में कमिटमेंट कोई नहीं है, $1 बिलियन से भी कम है। तो हम जो क्लेम करते हैं, कार्बन क्रेडिट क्लेम करते हैं, या हम जो नुकसान उठाते हैं दूसरी दुनिया की एनवायरनमेंट में डिजास्टर से, उसका जो हमें मिलना है पैसा, वो तो फिर नहीं मिलेगा हमें, जिस पे हम उम्मीद लगा के बैठे हमें मिलेगा, हम अपने एनवायरनमेंट के हवाले से बेहतरी करेंगे। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। अगर भारत गड़बड़ करता रहेगा या बाकी ममालिक अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी और अपना हिस्सा डालना पड़ेगा।